आज का हमारा विषय कक्षा 12 की भौतिकी यानी फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। जिसे हम अंग्रेजी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर कहते हैं। ये काफी गहरा विषय है। सही कहा। और आज हमारा तरीका भी थोड़ा अलग होगा। इस डीप डाइव में हम एक परीक्षा के लिए उपयोगी शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ को बिल्कुल एक शिक्षक की तरह पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इसे लाइन दर लाइन पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल, हम इसे शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसी लाइन को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। कोई भी लाइन छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पीडीएफ के कवर पेज पर ही एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल है। हाँ, वो पहला चित्र। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पृथ्वी जिसके चारों ओर बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई हैं। उसके ठीक बगल में एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट है और एक मोबाइल फोन भी है जिस पर बिहार का नक्शा बना हुआ है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ये चित्र ही बता देता है कि चुंबकत्व सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी धरती से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक हर जगह है। तो चलिए नोट्स के पहले पन्ने की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो पहली हेडिंग है चुंबकत्व की भूमिका और मूल गुण। मैं पहली लाइन शब्दशः पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। ये बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी बात है। जिस धरती पर हम चल रहे हैं वो खुद अपने आप में एक विशालकाय चुंबक है। बिल्कुल। फिर अगली लाइन कहती है जब किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। हाँ, और इसी गुण के कारण इंसान सदियों से नेविगेशन के लिए कंपास का इस्तेमाल कर पा रहा है। सही बात है। नोट्स आगे कहते हैं कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को धकेलेंगे और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये तो एकदम सीधी सी बात है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है दो चुंबक रखे हैं। पहले चित्र में समान ध्रुव यानी नॉर्थ और नॉर्थ पास लाए जा रहे हैं तो वे लाल तीरों के साथ दूर जा रहे हैं। प्रतिकर्षण हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरे चित्र में विपरीत ध्रुव नॉर्थ और साउथ पास आ रहे हैं। साथ ही लोहे के बुरादे से बनी उन सुंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का भी एक असली चित्र है। वो लोहे के बुरादे वाला प्रयोग तो स्कूल में लगभग सबने किया ही होता है। हाँ, एकदम। अब नोट्स की अगली लाइन बहुत ही कड़क है। इसमें लिखा है चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ये भौतिकी का एक बहुत बड़ा नियम है। इसे ऐसे समझें कि प्रकृति में मोनोपोल यानी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है। अगर आप उस सिक्के को बीच से काट दें तो क्या ऐसा होगा कि आपको सिर्फ हेड्स मिल जाएं और टेल्स गायब हो जाएं? अरे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हर टुकड़े में दोनों पहलू होंगे। एकदम सही। चुंबक भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे चाहे जितना भी छोटा काट लें, हर टुकड़े में अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन ही जाएगा। ये सिक्कों वाला उदाहरण बहुत ही सटीक था। अब अगले हिस्से पर चलते हैं। हाँ, नोट्स की स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। परिभाषा में लिखा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर आपको जानना है कि बल किस दिशा में है तो उस काल्पनिक रेखा पर बस एक सीधी लाइन या टेंजेंट खींच दीजिए। इसके बाद इनके 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण दिए गए हैं। पहला है ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं। हाँ, इसका मतलब है कि चुंबक के बाहर ये रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ जाती हैं और अंदर ही अंदर वापस साउथ से नॉर्थ आ जाती हैं। एक पूरा चक्कर बन जाता है। दूसरा गुण नोट्स में लिखा है रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, जो आपने भी बताया। तीसरा गुण है क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। जहां रेखाएं बहुत घनी होंगी जैसे ध्रुवों के पास, वहां चुंबक की ताकत सबसे ज्यादा होगी और जहां वे फैल जाती हैं वहां ताकत कम हो जाती है। अब चौथा गुण जो लिखा है वो बहुत सोचने वाला है। नोट्स कहते हैं 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती यानी नहीं काटती। ऐसा क्यों है भला? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर वे एक दूसरे को काटेंगी तो जरा सोचिए उस कटान बिंदु पर क्या होगा।
दो रेखाएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। हाँ, और उस कटान बिंदु पर कंपास की सुई को एक ही समय में दो अलग अलग दिशाएं दिखानी पड़ेंगी, जो कि मतलब भौतिक रूप से पूरी तरह असंभव है। एकदम असंभव। इसीलिए वे कभी आपस में नहीं टकराती। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक छड़ चुंबक रखा है और उसके चारों ओर नीले रंग की बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं बनी हैं। वे रेखाएं मुड़ रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन कभी भी आपस में टकरा या कट नहीं रही हैं। यह चित्र उस नियम को एकदम साफ कर देता है। अब नोट्स गणितीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, है ना? हाँ, हम स्लाइड 4 पर आ गए हैं। यहाँ हेडिंग है परिनालिका और द्विध्रुव। पहली सब हेडिंग है एक धारावाही परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक। परिनालिका, जिसे अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहते हैं। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बार चुंबक के क्षेत्र के बिल्कुल समान होता है। नीचे कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे अक्षीय क्षेत्र के लिए B बराबर μ0 m/2 पाई r³। सूत्रों की गहराई में जाए बिना इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप तांबे के तार को स्प्रिंग की तरह लपेट दें और उसमें करंट डालें तो वो बिल्कुल एक चुंबक की तरह बर्ताव करेगा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तरफ परिनालिका है और दूसरी तरफ छड़ चुंबक, और दोनों के चारों ओर जो नीले रंग के चुंबकीय क्षेत्र बने हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, ये समरूपता सच में दिमाग घुमा देने वाली है। फिर हम स्लाइड 5 पर आते हैं। यहाँ लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। इसमें बल आघूर्ण यानी टॉर्क का सूत्र दिया है, टाउ बराबर mb sin थीटा, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है u बराबर mb cos थीटा। जब कोई कंपास की सुई बाहरी क्षेत्र में रखी जाती है तो उस पर एक घुमाव बल लगता है, जिसे टॉर्क कहते हैं। बाहरी क्षेत्र चाहता है कि सुई उसकी दिशा में अलाइन हो जाए। इसी पर एग्जाम पॉइंट नाम से 2 स्थितियां नोट्स में दी गई हैं। पहली है स्थायी संतुलन, जब थीटा 0 डिग्री होता है, और दूसरी है अस्थायी संतुलन, जब थीटा 180 डिग्री होता है। इसे ऐसे समझें, जब सुई बाहरी क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल सीधी होती है यानी 0 डिग्री पर, तो वो सबसे आराम में होती है। इसे स्थायी संतुलन कहते हैं। लेकिन अगर उसे जबरदस्ती 180 डिग्री पर उल्टा घुमा दें, हाँ, तो वो भयंकर तनाव में होती है। मौका मिलते ही वो वापस पलटकर सीधी होना चाहेगी। यही अस्थायी संतुलन है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र B है और उसमें एक चुंबकीय सुई रखी है जो एक कोण थीटा बना रही है, और तीरों से दिखाया गया है कि उस पर घुमाव बल यानी टॉर्क कैसे लग रहा है। ये चित्र बहुत स्पष्ट है। इसके बाद क्या है नोट्स में? स्लाइड 6 पर एक बहुत ही मजेदार नोट बॉक्स है। इसमें विद्युत और चुंबकीय द्विध्रुवों में समानता की एक पूरी टेबल दी गई है। ये छात्रों के लिए तो मतलब एकदम लॉटरी जैसा है। हाँ, टेबल में दिखाया गया है कि कैसे 1/ε0 की जगह μ0 आ जाता है और विद्युत क्षेत्र E की जगह चुंबकीय क्षेत्र B। एकदम सही। अगर आपको स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सूत्र याद हैं, तो चुंबकत्व के सूत्र अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस स्थिरांक यानी कांस्टेंट बदल दीजिए, सूत्र खुद बन जाएंगे। बिल्कुल। तो अब गॉस के नियम पर चलें। हाँ, स्लाइड 7 गॉस का नियम। नोट्स में लिखा है चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम ये बताता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होता है, और नीचे इंटीग्रेशन का सूत्र दिया है। कुल फ्लक्स 0 होने का मतलब बहुत ही सीधा है। वो कैसे? मान लीजिए एक बंद गुब्बारा है और उसके अंदर एक चुंबक है। चुंबक के नॉर्थ पोल से जितनी रेखाएं गुब्बारे से बाहर निकलेंगी, वो घूमकर वापस साउथ पोल के जरिए गुब्बारे के अंदर भी तो आएंगी। बिल्कुल। तो जितनी बाहर गईं उतनी अंदर आ गईं। इसलिए कुल या नेट फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बंद सतह है जिसे एक क्लोज्ड सरफेस लिखा गया है। उसमें लाल रंग की रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और नीले रंग की रेखाएं बाहर निकल रही हैं। साफ दिख रहा है कि संख्या बराबर है। हाँ, और ये नियम एक तरह से साबित करता है कि चुंबक के ध्रुव कभी अलग नहीं हो सकते। इसके तुरंत बाद स्लाइड 8 पर एक फैक्ट बॉक्स है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में। इसमें उनका जीवन काल लिखा है 1777 से 1855, और लिखा है कि वे गणित और विज्ञान के महानतम लोगों में से एक थे। गॉस का नाम तो मतलब विज्ञान के हर क्षेत्र में सुनाई देता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है।
नोट्स में एक लाइन है, 1833 में विल्हेम वेबर के साथ मिलकर उन्होंने पहला विद्युतीय टेलीग्राफ बनाया। ये सच में चौंकाने वाला है। एक इंसान जो मुख्य रूप से गणित का जीनियस था, जो कागजों पर उलझे हुए समीकरण हल करता था, उसी ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बना डाला। हाँ, मतलब उन्होंने सिर्फ कागज पर थ्योरी नहीं दी, बल्कि चुंबकत्व और बिजली के नियमों का इस्तेमाल करके संचार के लिए एक असली मशीन भी बना दी। ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है। खैर, अब हम स्लाइड 9 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है चुंबकन एवं चुंबकीय तीव्रता। ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी है। हाँ, यहाँ कुछ परिभाषाएं और सूत्र हैं, मैं लाइन से पढ़ती हूँ। पहला है चुंबकन M, फिर है चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे ग्रीक अक्षर छी से लिखा है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू। एक शिक्षक के नजरिए से इसे थोड़ा सरल करते हैं। बिल्कुल। देखिए, H वो बाहरी बल है जो हम किसी पदार्थ पर लगाते हैं। जब ये बाहरी बल यानी H लगता है तो उस पदार्थ के अंदर के परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं और पदार्थ के अंदर एक अपना खुद का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। इसी अंदरूनी गुण को हम चुंबकन या M कहते हैं। तो मतलब H बाहर से लगा और M अंदर पैदा हुआ। एकदम सही। और कोई पदार्थ इस भारी बल से कितना ज्यादा प्रभावित होगा, ये उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति यानी छी तय करती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही साफ फ्लो चार्ट है। इसमें तीर बने हैं जो बता रहे हैं कि M, B और H आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। बीच में म्यू 0 और छी के सूत्र भी लिखे हैं जो इन तीनों का संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। ये फ्लो चार्ट सच में समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम इस PDF के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लाइड 10 से 12 तक पदार्थों के चुंबकीय गुण दिए गए हैं। जो कि 3 तरह के होते हैं। हाँ, स्लाइड 10 पर पहला है प्रतिचुंबकत्व यानी डायामैग्नेटिज्म। नोट्स कहते हैं ये वे पदार्थ हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब ये चुंबक से नफरत करते हैं, चुंबक देखते ही उससे दूर भागने लगते हैं। उदाहरण में बिस्मिथ, तांबा, सीसा और पानी का नाम लिखा है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पदार्थ रखा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर जाने से बचकर उसके बाहर से ही मुड़कर निकल रही हैं। हाँ, वो रेखाएं पदार्थ को भेदना नहीं चाहती। इसी स्लाइड में एक सुपर कंडक्टर बॉक्स भी है। इसमें लिखा है कि अतिचालक पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिचुंबकीय होते हैं और इसे माइसनर प्रभाव या माइसनर इफेक्ट कहते हैं। माइसनर प्रभाव बहुत ही कमाल की चीज है। ये अतिचालक या सुपरकंडक्टर्स चुंबकत्व का इतना भारी विरोध करते हैं कि कोई भी रेखा उनके अंदर जा ही नहीं सकती। बिल्कुल में। और इसी जबरदस्त विरोध के कारण अगर आप किसी सुपरकंडक्टर पर चुंबक रख दें तो वो हवा में तैरने लगता है, लेविटेट करने लगता है। हवा में तैरना, इस बात को याद रखिएगा। हम इसके बारे में एपिसोड के अंत में और बात करेंगे। जरूर। अब स्लाइड 11 पर आते हैं। यहाँ है अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। नोट्स कहते हैं ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं और इसके उदाहरण है एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ दूर भाग रहे थे, लेकिन ये अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर हल्का सा आकर्षित होते हैं, हल्का सा खिंचते हैं। हाँ, बहुत मजबूती से नहीं, बस थोड़ा सा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस बार क्षेत्र रेखाएं उस पदार्थ के अंदर से होकर गुजर रही हैं। वे हल्की सी अंदर की ओर खिंच रही हैं, जैसे उन्हें अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल। मैग्नेटिज्म, नोट्स में लिखा है ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा, कोबाल्ट और निकल इसके उदाहरण हैं। मतलब ये वो पदार्थ हैं जिनसे हमारे असली ताकतवर चुंबक बनते हैं। ये चुंबक की तरफ पूरी ताकत से खींचते हैं। इसी में डोमेन सिद्धांत भी समझाया गया है। नोट्स बताते हैं कि इनके अंदर सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। ये डोमेन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। डोमेन को आप एक क्लासरूम के बच्चों की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? मान लीजिए क्लास के बच्चे अलग अलग दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। कोई इधर देख रहा है, कोई उधर गपशप कर रहा है। ये एक रैंडम स्थिति है। हाँ, जैसे बिना चुंबक के लोहे के अंदर होता है। बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही कोई सख्त टीचर क्लास में आता है, यानी कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तो क्या होता है? सारे बच्चे एकदम सीधे होकर बोर्ड की तरफ देखने लगते हैं। एकदम सही, सारे डोमेन एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं और वो साधारण लोहे का टुकड़ा एक बेहद शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। ये क्लासरूम वाला उदाहरण मतलब एकदम परफेक्ट है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, 2 गोले हैं। पहले गोले में तीर अलग अलग बेतरतीब दिशाओं में है, ये रैंडम डोमेन है। दूसरे गोले में बाहरी क्षेत्र बी लगाया गया है और सारे तीर एक ही दिशा में बिल्कुल सीध में अलाइन हो गए हैं। चित्र से वो क्लासरूम वाला उदाहरण और भी साफ हो जाता है। अब हम स्लाइड 13 पर हैं, जो एक नोट बॉक्स है। इसमें तुलना के लिए एक टेबल दी गई है। हाँ, ची और म्यू के मानों वाली टेबल। बिल्कुल, इसमें लिखा है प्रतिचुंबकीय के लिए ची 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव। अनुचुंबकीय के लिए ची 0 से थोड़ा बड़ा होता है और लौह चुंबकीय के लिए ची 0 से बहुत बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं कि जो भी छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टेबल रट लेना बहुत जरूरी है। बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज में ये टेबल हमेशा काम आती है। ये एक बहुत अच्छी टिप है। और अब हम इस पीडीएफ के आखिरी स्लाइड 14 पर आ गए हैं। परीक्षा उपयोगी सारांश। हाँ, इसमें 4 बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं लाइन से पढ़ती हूँ। हाँ। पहला है, चुंबकत्व का ज्ञान लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इतिहास से जुड़ी बात। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में नहीं टकराती, यह हमने समझ लिया है। तीसरा, अति चालकता को समझाने वाला बीसीएस सिद्धांत 1957 में आया और 1970 में इसके लिए नोबेल मिला। हाँ, वही सुपरकंडक्टर वाला सिद्धांत जिसने माइसनर प्रभाव को और अच्छे से समझाया। और चौथा पॉइंट बहुत ही गहरा है। इसमें लिखा है, प्रतिचुंबकत्व एक सार्वभौमिक सत्य है जो ब्रह्मांड के हर पदार्थ में होता है, लेकिन अक्सर छिप जाता है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन भौतिकी के नजरिए से ये बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। हर पदार्थ में? वो कैसे? देखिए, प्रतिचुंबकत्व इलेक्ट्रॉनों की गति के वजह से पैदा होता है और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रतिचुंबकत्व का गुण सब में है। बिल्कुल, लेकिन होता क्या है कि जिन पदार्थों में अनुचुंबकीय या लौह चुंबकीय गुण होते हैं, जैसे लोहा, उनमें वो गुण इतने ताकतवर होते हैं कि वे इस कमजोर प्रतिचुंबकीय गुण को पूरी तरह से दबा देते हैं। तो वो गुण होता तो है, लेकिन शोर में दब जाता है। एकदम सही। ये सच में बहुत अद्भुत विचार है। तो हमने पीडीएफ के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक हर एक लाइन और चित्र को अच्छी तरह समझ लिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।